ऑलराइट सो आज का जो हमारा सेशन है ये शॉर्ट सेशन होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर करने वाली हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी जो है वो ख़त्म कर लूं। अ, तो इसका हम कहते हैं कि सीरीज सॉल्यूशन अबाउट अ रेगुलर पॉइंट। आपको याद होगा पिछले सेशन के अंदर हमने ओडीई के ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स निकालना सीखे थे। ठीक है, क्या था उसमें कंडीशन, चले मैं लिख देता हूँ दोबारा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर ओडीई है, फॉर ए सेकंड ऑर्डर ओडीई, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आप लिखते हो वाई डबल प्राइम, और अभी मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी का फंक्शन ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा बल्कि जी लिखा है। और फिर प्लस आप लिखते हो पी जी वाई प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस क्यू जी वाई, और इक्वल टू एफ जी भी आ सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ होमोजेनस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। उसमें हमने कहा था कि अगर जी को आप जी नॉट ले लें, ठीक है, बल्कि मैं लिखता हूँ इफ एट जी इक्वल टू जी नॉट, आपके जो फंक्शन पी जी एंड क्यू जी हैं, जो कि बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के और वेरिएबल के, अगर वो एनालिटिक हैं, मतलब ये कि फाइनाइट है, यानी उनकी फाइनाइट वैल्यू है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर हम कहते हैं देन जी नॉट, वो जो पॉइंट है हमारा, इज ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी ऑर्डिनरी पॉइंट की। और उसके लिए फिर सॉल्यूशन आप कैसे निकालते थे कि अगर आपके पास ये ओडीई ऊपर दी हुई है, तो सॉल्यूशन टू ओडीई जो है इज इन पावर सीरीज। फिर आप उसको एक कन्वर्जेंट, बल्कि मुझे लिखना चाहिए कन्वर्जेंट पावर सीरीज, उसका सॉल्यूशन बनता था, जिसको आप लिखते थे y एज अ फंक्शन ऑफ z इक्वल्स समेशन ओवर n इक्वल 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिट सीरीज बनेगी, ऑफ सम कोएफिशिएंट a n टाइम्स वेरिएबल की पावर n आ जाएगी। इसको आप खोल के लिखें तो आप a नॉट z1 a1 z स्क्वायर प्लस, ना सॉरी, z0 और z1 प्लस a2 z स्क्वायर प्लस सो ऑन लिखते थे। और उसमें आप अक्सर देखते थे कि हमारा जो होता था, आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन हमें एक रेकरेंस रिलेशन मिलता था। ठीक है, और उस रेकरेंस रिलेशन में आपको जो ए नॉट और ए वन होते थे, ये रैंडमली पिक करने पड़ते थे, रैंडम वैल्यूज, मतलब ये कि डिफरेंट चॉइस आपको लेनी पड़ती थी ए नॉट और ए वन के लिए, और उसकी बेस के ऊपर आपका सोल्यूशन मिलता है आपको। ठीक है, तो ये सारी हमने कल की चीज, और उससे हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी, और ये सब कुछ हमने किसके लिए किया था? ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगुलर पॉइंट है। तो बिल्कुल सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या है? कि अगर आपका जो पी जी एंड क्यू जी जो है आर नॉट फाइनाइट एट z इक्वल z नॉट, देन द z नॉट इज सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर का मतलब सिंगुलैरिटी है वहां पे, मतलब ये कि वहां पे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आपको मिल रहा, इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो है वो डाइवर्ज कर रहे हैं। सिंगुलर, सिंगुलर इज सिंगुलर पॉइंट। फिर हमने देखा था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, रेगुलर
सिंगुलर पॉइंट। उसमें हमने ये कहा था कि अगर जी पी जी और जी स्क्वायर पी जी, सॉरी क्यू जी आर फाइनाइट, अगर वो आपके फाइनाइट हो जाए तो फिर हम कहते हैं एट जी इक्वल जी नॉट, तो फिर हम कहते हैं कि देन जी नॉट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर। और इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी कि कैसे ये पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो अब हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन कैसे निकालना है इक्वेशन का, उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए एक बड़ा फेमस मेथड है जिसको फ्रोबेनियस मेथड कहा जाता है, और उसके लिए एक फ्रोबेनियस सीरीज यूज होती है। सवाल यह है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। उसकी जरूरत फ्रोबेनियस मेथड की इसलिए पड़ती है कि समटाइम्स आपके, पहली बात तो ये है कि आपके पॉइंट सिंगुलर हो गए हैं। जब सिंगुलर पॉइंट्स हो गए हैं इसका मतलब ये होता है कि जब आप उनका डेरिवेटिव लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई वेरिएबल एक्स अंडर रूट दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स अंडर रूट, राइट। अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स अंडर रूट, अगर इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूं एट सम पॉइंट, लेट्स से एट एक्स इक्वल टू जीरो और व्हाट वेयर एवर, एट एक्स इक्वल टू जीरो अगर इसका मैं लूं तो क्या मुझे मिलता है? मुझे ये मिलता है जी 1/2 एक्स अंडर रूट। ठीक है। अब आपने x की वैल्यू इसके अंदर क्या पुट करनी है? x इक्वल टू जीरो। तो जब मैं इसको जीरो पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इस फंक्शन x अंडर रूट का जो डेरिवेटिव है वो डिफाइन नहीं है x इक्वल टू जीरो के ऊपर। डेरिवेटिव क्यों डिफाइन होना चाहिए? एनालिटिक फंक्शन होने के लिए। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एनालिटिक नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक्स अंडर रूट, एक सादा सी मैंने आपको मिसाल दी है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही x इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर आप इसकी सीरीज लिखना चाहते हैं, अगर इसकी आप सीरीज एक्सपेंशन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सम n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी टाइम समथिंग, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन ही नहीं रहा। तो इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए फ्रोबेनियस ने एक मेथड किया था। उसने कहा था कि देखें, अगर तो आपका पॉइंट ऑर्डिनरी हो तो हमें उसका सोल्यूशन पता है, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं है तो हमें एक चीज ये पता है कि वो जो फंक्शन की फॉर्म है जो तंग कर रही है आपको, जिसका डेरिवेटिव जो है वो इन्फिनिट हो रहा है, वो फॉर्म जो है वो आपको पता है। और वो फॉर्म हमेशा जो है वो वेरिएबल की किसी पावर में होगी। ठीक है। वो एक्स अंडर रूट जो है वो एक्स की पावर 1/2 है, हाफ इंटीजर है। तो फ्रोबिनियस ये कहता है कि आप अभी भी सोल्यूशन वैसे ही लिख सकते हैं जैसे आपने पहले लिखा है, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और ए एन जी टू दावर, ये था ना सोल्यूशन। फर्क सिर्फ ये है कि अब आप एक एक्स्ट्रा फैक्टर, यानी वही वेरिएबल की कोई एक्स्ट्रा पावर, लेट्स से जी टू दावर आर जो है वो आप वहां पे लगा देते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो ऊपर मैंने मिसाल दी है उसके लिए जब आप पावर सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? वाई ऑफ एक्स अगर आप लिखना चाहेंगे तो वैसे तो वाई ऑफ एक्स होना चाहिए ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। पावर सीरीज मेथड का ये मतलब होता है ना कि आप ये सीरीज पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। लेकिन अब आपका जो फंक्शन है वो तंग कर रहा है आपको, तो आप ये करेंगे कि उसी फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी सीरीज के साथ। ये फ्रोबेनियस का ट्रिक था। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको आप सीरीज के अंदर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक है। x की पावर यहाँ पे 1/2 है और x की पावर जो है वो n भी है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? समेशन n इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n+1/2 बन जाएगी। तो अदर रादर देन टेकिंग x टू द पावर n, अब हम जो सीरीज लिखेंगे या पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में वो होगी x की पावर n+12। और इस सीरीज को जब आप अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। हालांकि आपका जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी नहीं है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है। तो ये फ्रोबिनियस मेथड है। अब इस फ्रोबिनियस मेथड की पावर ये है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन जो है ना वो आपको लाजमी मिलेगा इसका। ठीक है। एटलीस्ट, कम अज कम
एक सोल्यूशन जो है वो अपनी इक्वेशन का, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, तो दो इक्वेशन, दो मेथड होंगे, दो सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है तो तीन सॉल्यूशंस होंगे ना। तो एक सॉल्यूशन गारंटी जो है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, वो आपको फ्रोबिनियस मेथड जो है वो गारंटी कर देता है। वन सॉल्यूशन इज गारंटीड, और अभी हम उसकी मिसालें भी देखेंगे। ठीक है, कि वो किस तरह से होता है। तो अभी हम हमारा जो मेन फोकस होगा, दैट विल बी यूजिंग दिस सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ सिंपल जी टू द पावर एन। अपनी इक्वेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि हमें फ्रोबिनियस मेथड क्या है, कैसे हेल्प करता है, और क्यों इसकी जरूरत है। एनी क्वेश्चन सो फॉर? सवाल किसी का है तो मुझे बता दें। ओके, अभी चलते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस जो सॉल्यूशन है उसको पुट करते हैं अपनी क्वेश्चन में और देखते हैं क्या होता है। लेट्स डू दिस। ओके, सो लेट्स प्लग दी, इसको फ्रोबिनियस सीरीज भी बोलते हैं वैसे, प्लग द फ्रोबिनियस सीरीज इनटू आवर ओडीई। तो हमारी ओडी के अंदर क्या आता है? फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव आता है, तो हमें पहले वो चीजें निकालनी पड़ेंगी, राइट? तो वो निकालते हैं जी। y क्या है मेरे पास? y है y ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, y ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी z टू द पावर r टाइम्स a n z टू द पावर n। सीरीज को आपने एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, y प्राइम ऑफ z, तो वो क्या आ जाएगा? z टू द पावर r n इक्वल 0 टू इंफिनिटी a n, और n, सॉरी, इसको ऐसा करते हैं, मैं ना इसको पावर्स को कंबाइन पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव लेने फिर जरा आसान हो जाते हैं। तो n प्लस आर है, तो बजाय इसके कि मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं, मैं इसके ऊपर जी n प्लस आर लिख रहा हूँ। तो लेट मी राइट इट हियर, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन वैसे का वैसे आ जाएगा। तो z की पावर 1 n प्लस आर है, तो n प्लस आर पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, पावर रूल डेरिवेटिव का, और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद y डबल प्राइम z निकालें। अच्छा, आप गौर करें, यहाँ पे समेशन नहीं मैं चेंज कर रहा अभी, हम इसको करेंगे बाद में पावर्स को सेम करने के लिए। यहाँ पर ना जो समेशन 0 से नहीं है, 1 से स्टार्ट होगा, अभी हम देखेंगे किस तरह से। चले सेकंड डेरिवेटिव पे ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर, पहले से मौजूद है। अब मजीद पावर नीचे आएगी, एन प्लस आर माइनस वन, और जेड की पावर बन जाएगी एन प्लस आर माइनस टू, राइट? फिर इसके बाद हम हमारी जो ओडीई है उसके अंदर आप पुट करेंगे, क्या हमारी ओडीई है? वाई डबल प्राइम जी प्लस पी ऑफ जी, वाई प्राइम ऑफ जी प्लस क्यू ऑफ जी, वाई ऑफ जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी किताब ने एक काम किया है, लेकिन बहुत सी किताबें नहीं करती। आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन वो ये करते हैं कि न्यू वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिफाइन न्यू फंक्शंस। इस इक्वेशन में थोड़ी सी तब्दीली ले आते हैं किताब को फॉलो करने के लिए, वरना जरूरत नहीं है उसकी। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आप देखेंगे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हॉब्सन जो है वो कैसे इसको करता है। तो डिफाइन न्यू वेरिएबल, न्यू फंक्शंस। न्यू फंक्शंस हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? न्यू फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, याद है आपको कि अगर सिंगुलर पॉइंट हो तो जी पी जी और जी स्क्वायर क्यू जी, ये क्या होते हैं? एनालिटिक फंक्शन होते हैं। पी जी और क्यू जी इट सेल्फ डाइवर्जेंट होते हैं, लेकिन जी पी जी और जी स्क्वायर क्यू जी
रेगुलर सिंगल पॉइंट में ये क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। तो इन फंक्शंस को वो नया नाम दे देता है कि जी हम नए एनालिटिक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एस जी और टी जी, राइट। ठीक है, तो ये एस जी एंड टी जी जो नए फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं, ये नए फंक्शन क्या हैं, दीज न्यू फंक्शंस आर एनालिटिक। तो टी जी और क्यू जी तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन अब एस जी और टी जी जो हैं वो जी नॉट के ऊपर क्या है, एनालिटिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो नई क्वेश्चन जो हमारी आएगी वो बन जाएगी वाई डबल प्राइम जी प्लस पी जी की वैल्यू क्या बन गई, एस जी ओवर जी टाइम्स वाई प्राइम प्लस क्यू जी की वैल्यू क्या आ गई, टी जी ओवर जी स्क्वायर वाई ऑफ जी इक्वल्स 0। एनालिटिक फंक्शन तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है जी, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स ही है इन जनरल, मैंने बात की कि हम इसको जनरलाइज अभी कर लेंगे, लेकिन यस आपका जो जी है वो कॉम्प्लेक्स ही है। तो जब मैंने ऊपर डिफरेंशिएबल बात की है तो वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल की ही बात की है। लेकिन मैंने आपको कल ये बात की थी सेशन में कि हम अभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को डिटेल में नहीं कर रहे, तो इसलिए हम जी को रियली ले रहे हैं, लेकिन ये सेम एनालिसिस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वैलिड होता है। तो उससे हमारी पूरी जो थ्योरी हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको एक दो और एक्स्ट्रा थ्योरम चाहिए होंगे, वो फिर हम जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहां पे इनका प्रूफ दे दिया जाएगा। क्लियर है ये बात कि जी हम इसीलिए ले रहे हैं एक्स की बजाय कि हम बेसिकली जी को लिख रहे हैं एक्स प्लस आई वाई। तो पहले मैं सिर्फ एक्स में इक्वेशन लिखता था क्योंकि वो एक्स एक नंबर हम चूज करते हैं रियल वेरिएबल के लिए, और तो यहाँ पे हम जी इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब हम इसको कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर आप इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दें तो कॉम्प्लेक्स भी रियली बन जाता है। बहरहाल, ओके सो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन में अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले मैं ऐसा करता हूं कि इस पूरी इक्वेशन को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये भी एक चीज अपने जेहन में अब रखनी है कि सम टाइम आपको क्वेश्चंस मिलेंगी जिनमें डिनोमिनेटर होंगे, तो आपकी कोशिश होगी इन डिनोमिनेटर्स को खत्म करने की। तो एग्जांपल्स में आप देखेंगे मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर, ठीक है दो। तो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर वाई डबल प्राइम जी प्लस एस जी, सॉरी जी टाइम्स एस जी वाई प्राइम प्लस टी जी वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम जो मैंने यहाँ पे निकाले थे तीनों, वो मैंने यहाँ पे प्लग करने हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं अपनी इस ऑडी में प्लग करता, मैंने नए एनालिटिक फंक्शन डिफाइन करके एस जी टी जी में अपनी नई इक्वेशन लिखी है। तो ये इक्वेशन अब मुझे पता है कि इसमें जो एस जी और टी जी आ रहा है, दे आर एनालिटिक फंक्शंस, दे आर एनालिटिक फंक्शंस। ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, एनालिटिक फंक्शंस है। ठीक है, सो लिहाजा मैं यहाँ पे अब पावर सीरीज अप्लाई करके सोल्यूशन पुट कर सकता हूँ। तो वही पावर सीरीज जो फ्रोबिनियस मेथड से हमने ली है वो हम यहाँ पे अब प्लग करेंगे। सो लेट्स प्लग दैट। तो क्या आएगा जी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सॉरी, जी स्क्वायर टाइम्स वाई डबल प्राइम जी विच इज n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n z n प्लस r माइनस वन, और क्या था, जी n+r-1, यही था ना, लेट मी कंफर्म, n-2 था। ठीक है, n-2 आएगा यहाँ पे, प्लस जी, और क्या आएगा, एस जी, और क्या आएगा, समेशन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी a n n+r
और z टू द पावर n प्लस r माइनस 1 आएगा, प्लस तीसरी टर्म आ जाएगी tz समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और साथ क्या आ जाएगा a n z टू द पावर n प्लस r इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें अब आप ये गौर करें कि पहली चीज ये गौर करें कि जो समेशन है तीनों में वो सेम है। यानी इसको देखें, समेशन को देखें, सॉरी, समेशन को देखें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो समेशन तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। n इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। लेकिन हमारी जो वेरिएबल के पावर्स आ रही हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो वो पावर्स क्या आ रही हैं वो अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये जी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर, एन प्लस आर माइनस 1 जी पावर एन प्लस आर। ठीक है, क्योंकि 2 और माइनस 2 0 होते हैं। प्लस अगली टर्म क्या आ जाएगी, एस जी एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर जी टू द पावर एन प्लस आर। तो ये अब देखें दोनों की पावर बराबर हो गई। और प्लस क्या आएगा, टी ऑफ जी समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये हमारी मुकम्मल इक्वेशन बन गई है। तो चूंकि इसके अंदर अब जो समेशन है वो सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो मैं उनको कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ। तो इसको लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन, क्योंकि ए एन सबके अंदर कॉमन आ रहा है, एन प्लस आर एन प्लस आर माइनस 1। अब z टू द पावर n प्लस आर को भी मैं कॉमन लूंगा राइट, लेकिन उसको लिखूंगा जरा आखिर पे। फिर दूसरी टर्म लिखें एस जी, और ए एन कॉमन आ चुका है, तो n प्लस आर समेशन भी कॉमन आ चुका है, z भी कॉमन आ चुका है, प्लस टी ऑफ z, अगेन ये तीनों कॉमन आ चुके हैं, तो z टू द पावर n प्लस आर भी यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात z को मैंने राइट साइड पे कॉमन ले लिया है और समेशन ए एन को मैंने लेफ्ट साइड पे कॉमन ले लिया है। आप चाहें तो इस तरह लिख लें, अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो ए एन जी एन प्लस आर को यहाँ पे लिख लें, समेशन तो सबके साथ आना है ना। ठीक है, अब इसको इसकी कुछ टर्म्स लिखते हैं। फर्स्ट टर्म लिखते हैं लेट एन इज इक्वल टू 0, मतलब इसको खोल के लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे कि इट इज अ सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स। तो पहली चंद एक टर्म्स मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि वो पहली चंद एक टर्म्स जो है वो आपको कुछ नताइज देंगी जो हमने इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट नताइज होंगे। तो पहली टर्म लिखें जी, पहली टर्म क्या है, n इज इक्वल टू 0। जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, r माइनस 1 प्लस एस जी r प्लस टी जी, और इस सारी ब्रैकेट के साथ क्या आएगा, a नॉट, और z टू द पावर क्या आ जाएगी, r। ठीक है, इज इक्वल, और प्लस क्या आएगा, सेकेंड टर्म n इज इक्वल टू 1 आएगी, तो 1 लिखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस r, और r, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, प्लस एस जी, एन 1 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर प्लस टी जी, और इस ब्रैकेट के साथ आ जाएगा a1 जी टू द पावर n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। तो मुझे जो इंटरेस्ट है ना वो पहली इस टर्म के अंदर है वैसे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जी n को, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ना, तो मैं उसको 1 टू इन्फिनिटी लिख के यहाँ पे n ही रहने देता हूँ। जहां जहां मैंने 1 लिखा था वहां n को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 प्लस आर आ रहा था तो n प्लस आर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0।
तो मैंने सिर्फ ये किया कि समेशन की पहली टर्म जो है, जो n इज इक्वल टू 0 वाली टर्म है, उसको अलग लिख लिया है, और n इज इक्वल टू 1 से आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनको मैंने अलग लिख लिया है। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो है ये पूरी टर्म n+r, n+r-1। हाँ, ये टर्म है पूरी। ठीक है, तो सिर्फ मैंने n इज इक्वल टू 0 वाली टर्म जो है वो यहाँ पर लिखी है। अब हमें ये पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इन्फिनिट टर्म्स आ रही हैं और राइट साइड के ऊपर जीरो आ रहा है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर हर टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको ये वाली टर्म जीरो करनी पड़ेगी, r-1 प्लस SG टाइम्स r प्लस TG टाइम्स A0 Z r इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या नतीजा मिल रहा है? इससे ये नतीजा मिल रहा है कि z की पावर r को तो मैं जीरो नहीं ले रहा, क्योंकि z की पावर r तो कोई फैक्टर था जो हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब, और A0 को भी हम जीरो नहीं ले रहे, A0 को हम जीरो नहीं लेते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर A0 जीरो हो गया तो फिर मैं इस वाली ब्रैकेट से कोई नतीजा नहीं निकाल सकता। तो A0 को हम जीरो नहीं लेंगे। ये भी बात अब आपने याद रखनी है, जब भी आप ये फ्रोबिनियस मेथड लगाएंगे तो A0 आपने कभी जीरो नहीं होने देना, क्योंकि अगर A0 जीरो हो गया तो ये मेथड फेल हो रहा है। सो A0 इज नॉट जीरो। तो इसका मतलब है कि इस टर्म को मैं जीरो लूंगा। और ये मैंने वैल्यूएशन जो सारी की है वो Z0 के ऊपर की है। ठीक है, तो ये जो मुझे इक्वेशन मिली है फाइनली, दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंडिशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन, मतलब ये इंडिसिस से मिलके बनी है, इंडिशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि याद है आप हमने जब फ्रोबिनियस सीरीज लिखी थी तो हमने कहा था कि ये होती है z⁻r टाइम्स पावर सीरीज। तो z का जो इंडेक्स था वो r था, और ये इक्वेशन में वो r जो है वेरिएबल है। तो इंडेक्स से बनी हुई इक्वेशन को बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन। और जब आप इस इक्वेशन को देखें तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वेरिएबल में, आर वेरिएबल में, ठीक है ना, r² - 1 और इस तरह से करके आएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन आर एट सिंगुलर पॉइंट। वो सिंगुलर पॉइंट जो भी था आपका Z0। तो Z0 पॉइंट के ऊपर आपने एक इंडिशियल इक्वेशन बनाई है इस मेथड को सॉल्व करके। जब आप इस इंडिशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट हैज टू रूट्स। चले मैं उनको नाम दे लेता हूं, R1 एंड R2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे टू रूट्स मिलेंगे, और इन थ्योरी वो दोनों रूट्स में बारी बारी जो हमारा जो फ्रोबिनियस सीरीज है उसमें मैं R1 R2 बारी बारी पुट करूं तो मुझे दो सोल्यूशन मिल जाने चाहिए, Y1 और Y2। बिल्कुल जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम ZN और AN कोफिशिएंट्स सिर्फ पुट करते थे और हमें सोल्यूशन मिलता था। अब हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है Z⁻r मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो R हमें चाहिए होता है, तो वो R इस इंडिशियल इक्वेशन से निकलता है। और वो R जो है वो दो वैल्यूज रख सकता है, तो इन थ्योरी वो दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करके मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन दो होंगे। लेकिन होता ये है कि जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो चेंज करने से आपके जो दो रूट्स हैं वो कभी कभार नहीं निकलते, और आपको सिर्फ एक रूट मिलता है। तो यहाँ पर अब मैं ये थ्योरम लिख रहा हूँ लेकिन मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा, लेकिन हम इसकी एग्जांपल जरूर करेंगे। वो थ्योरम ये है कि एटलीस्ट
वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ आवर ओडीई, जो भी हमारी इक्वेशन थी, इज गिवन बाय द लार्जेस्ट रूट ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। तो जो इंडिशियल इक्वेशन है उसका जो बड़े वाला रूट होता है, यानी लेट से R1 इज ग्रेटर देन R2, तो एक सोल्यूशन आप लाजमी लिख सकते हैं y1z, और वो होगा z टू द पावर R1, अगर मेरा R1 ग्रेटर है तो n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n। तो एक सोल्यूशन तो ये होगा। कभी कभार अगर आप लकी हो और आपकी इक्वेशन जो है वो ऐसी हो कि जिसमें आप स्मॉलर रूट से भी सोल्यूशन निकाल सकें, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभार ये होगा, आप स्मॉलर रूट के लिए भी सॉल्यूशन लिख पाओगे। हमारे केस में वो R2 है, तो आप y2z दूसरा सॉल्यूशन भी इक्वेशन का निकाल लोगे, जो होगा z टू द पावर R2 n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n। लेकिन ये समटाइम्स का मतलब है कि डिपेंड करता है ओडीई के ऊपर, कौन सी इक्वेशन आपको दी गई है। कुछ इक्वेशंस में ये निकल आएगा, कुछ में नहीं निकलेगा। तो इसके कुछ केसेस बनते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड करने करने के कि किस तरह के रूट्स हों, तो उससे आप सॉल्यूशंस बनाते हैं और वो किस तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो तीन तरह के केसेस जो हैं वो आमतौर पे डिस्कस किए जाते हैं इसमें। तो आइंदा अभी मैं आगे जो है वो उनकी डिस्कशन करूंगा थोड़ी सी, एंड देन फिर हम फाइनली कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन थ्योरी पहले समझना लाजमी है। तो यहाँ तक जो मैंने आपसे बातें की हैं वो आपको समझ आ गई है। तो हमारा मकसद क्या होता है कि हमने इंडिशियल इक्वेशन निकालनी होती है, और बाकी जो सोल्यूशन है कोफिशिएंट निकालने, चूंकि आपको ए एन कोफिशिएंट भी चाहिए ना, तो इसका वही मेथड है। इंडिशियल इक्वेशन आपको आर देगी, इंडेक्स देगी। जब इंडेक्स आ जाएगा तो आप उसको जी टू दी पावर में पुट कर देंगे। फिर अगला काम जो है वो आपका वही होगा जो आपने पावर सीरीज मेथड में किया है, यानी आप रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे, और रिकरेंस रिलेशन जो है उससे फिर आप A0 A1 A2 A3 ये सारी चीजें निकालेंगे, फिर उनको प्लग करेंगे, और फिर आपका जो सोल्यूशन है वो एक सीरीज की फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि सिंगुलर पॉइंट्स के ऊपर आप उनका उनकी इंडिशियल इक्वेशन बनाया करेंगे, और उनमें से फिर आप इंडिशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स निकालेंगे। फिर नेचर ऑफ द रूट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रूट्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आप सोल्यूशन निकालेंगे। कभी कभार आपको दोनों सोल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन एक सोल्यूशन लाजमी आपको इसमें से मिलेगा, और वो अक्सर जो है, अगेन वो भी अक्सर जो है, वो लार्जेस्ट रूट वाला सॉल्यूशन होगा। स्मॉल रूट वाला सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिनमें लोगों ने स्मॉल रूट लेके सॉल्यूशन बनाया है, लेकिन वो एग्जांपल्स जो है ना वो बहुत क्लेवर एग्जांपल्स थी, यानी लोगों ने वो बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करके वो सीखा था कि अच्छा इस तरह की दो चार इक्वेशन जो हैं वो स्मॉलर रूट से भी हो जाती है। लेकिन जब इतनी बेयकीनी हो तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप जो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है कम से कम वो पहले सीख लें। तो ज्यादा जो क्वेश्चंस इस्तेमाल होती हैं उनमें लार्जेस्ट रूट जो होता है उससे क्वेश्चन उससे सॉल्यूशन निकलता है, एक सॉल्यूशन कम से कम निकलता है। एनी क्वेश्चन सो फार? अगर नहीं तो फिर मैं वो केसेस लिखना चाहता हूँ तीनों, और फिर आगे हम एग्जांपल्स करेंगे। तो थ्री केसेस निकलते हैं। पहला केस पहला केस ये होता है कि आपके जो दोनों रूट्स हैं, बोथ R1 एंड R2 आर डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है। बट अगर मैं R1 में से R2 माइनस करूं तो उससे मुझे कोई इंटीजर नहीं मिलता। इंटीजर इंटीजर वैल्यू नहीं होती।
तो इस ये सबसे आसान केस होता है। इस केस में आपको दो सोल्यूशन जो है वो मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि R1 एंड R2 जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो, ऑफ ईच अदर। और बड़ी आसानी से आप वो दो सोल्यूशन लिखते हो। y1 को आप लिखोगे Z R1 समेशन n इक्वल टू 0 to ∞ a n z⁴ और y2 आप दूसरा सोल्यूशन लिख लोगे R2 n इज इक्वल टू 0 to ∞ a n। अच्छा, अब हमारी कंडीशन ये होती है कि y1 और y2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि मैं y1 को y2 की फॉर्म में नहीं लिख सकता। अगर अगर ये कंडीशन आ रही है और अल्फा इज इंटीजर, तो इसको इसको क्या बोलते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब अगर y1 इज इक्वल टू y2 आ जाए या y1 इज इक्वल टू 2y2 आ जाए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये इक्वल नहीं है, ये किसी इंटीजर के इक्वल नहीं आने चाहिए। दूसरे लफ्जों में y1 को y2 से डिवाइड करें तो ये इंटीजर नहीं आना चाहिए। अगर वो इंटीजर आ गया तो उसका मतलब है कि आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। तो अब आप यहाँ पे गौर फरमाएं, तो जब मैं y1 को y2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, मुझे मिल रहा है R1 - R2। और अभी मैंने ऊपर कह दिया है कि R1 - R2 इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट इक्वल टू, नहीं बल्कि z की पावर जो है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू z पावर इंटीजर। तो z की पावर इंटीजर नहीं आ रही, उसका मतलब है कि y1 एंड y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो हम इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे। सो पहला केस ये है कि आपके दोनों रूट्स डिफरेंट आए, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर नहीं था, हाफ इंटीजर था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर ना हो, 1 2 3 4 ना हो, या -1 2 3 4 और 0 वगैरह ना हो। तो फिर आप दोनों सोल्यूशन लिखते हैं और एक जो है वो दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। दिस इज द फर्स्ट केस। क्लियर है? सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि फर्ज करें अब आपके जो रूट्स हैं वो हैं तो डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, बट अब R - R2 जो है वो क्या है, एक इंटीजर के बराबर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर R1 1 है और R2 0 है, तो 1 - 0 1 होता है। तो अगर उनका डिफरेंस इंटीजर आ जाए, देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय लार्जेस्ट रूट। तो फिर जो ऊपर मैंने बात की थी वो आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन गारंटी करेगी, इज गिवन बाय लार्जर रूट। तो दोनों में से जो लार्जर रूट होगा वो आपको कम से कम एक सॉल्यूशन दे देगा। दूसरे सॉल्यूशन हो सकता है अपना निकाल पाए उससे। जो स्मॉलर रूट होता है उससे हो सकता है सॉल्यूशन निकले, हो सकता है ना निकले। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं R1 को 1 ले लूं और R2 को 0 ले लूं, तो R1 - R2 मुझे क्या देता है, 1, जो कि क्या है, इंटीजर। तो इस केस में जो मेरा सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, z⁴ उसी तरह मैं लिख रहा हूं। अब R1 तो क्या हो गया, 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन a n z⁴n+1। तो ये एक सोल्यूशन आ गया। लेकिन जब मैं y2 लिखता हूं तो वो क्या होता है, z⁴R2 समेशन n a n z⁴n। लेकिन R2 तो 0 है, तो सोल्यूशन क्या आ गया, a n z⁴n। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ये सिंपल पावर सीरीज है। हमारे फंक्शन अगर एनालिटिक होते तो ये सोल्यूशन बन जाता। अब हमारे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ये सोल्यूशन नहीं बनेगा उसका। फ्रोबेनियस मेथड तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोएफिशिएंट ही कोई नहीं जी के साथ, जो एक्स्ट्रा फैक्टर आप लगाते थे। तो इस तरह से ये कुछ मिसालें हैं जिससे आप वाजे कर रहे हैं कि अगर तो डिफरेंस इंटीजर है, रूट्स मुख्तलिफ हैं, और वो डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है। अगर जीरो हो गया फिर तो सेम हो गए ना रूट्स। चलिए ये भी मैं लिख देता हूँ कि R1 - R2 जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन इंटीजर है। क्योंकि अगर जीरो हो गया फिर तो रूट सेम हो जाएंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। मैं डिस्टिंक्ट की भी बात कर रहा हूँ ना।
तो जीरो इंटीजर है, लेकिन जीरो जीरो वाला केस हम अलहदा से डिस्कस करते हैं, तो वो थर्ड केस बना लेते हैं। ये फर्ज करें आपके रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेड रूट्स हैं। यानी अगर आपके दोनों रूट सेम आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, रिपीटेड रूट्स के अंदर ओनली वन सॉल्यूशन ही मिलेगा, क्योंकि अब आप चाहे R1 पुट करो चाहे R2 पुट करो, सोल्यूशन तो वही रहना है आपका, क्योंकि वो सेम ही है दोनों। सो ओनली वन सोल्यूशन। तो ये तीनों एग्जांपल्स में जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो ये है कि तीनों एग्जांपल्स ये बता रही हैं कि कम से कम एक सोल्यूशन जो है ना वो आप इसका निकाल सकते हैं। एटलीस्ट वन सोल्यूशन कैन बी फाउंड यूजिंग, ये वाली बात मैंने आपको समझाई है। एटलीस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ ODE कैन बी फाउंड। एक सोल्यूशन जब निकल आएगा तो फिर सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए नई टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, जो कि 16.4 सेक्शन है हॉब्सन का, और वो मैं आज कवर नहीं कर पाऊंगा, उसको फिर हम अगले सेशन में कवर करेंगे कि जो सेकंड सोल्यूशन निकलता है वो कैसे निकालते हैं। लेकिन एटलीस्ट वन सोल्यूशन जो है वो फ्रोबेनियस मेथड से निकल आता है, ये आज हमने सीखना है। और ये आज हमने सीखा है कि वो किस तरह से निकलता है, कौन सी इंडिशियल इक्वेशन बनती है, उसके दो रूट्स बनते हैं, और उन रूट्स को फिर आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब मैं इसकी एक दो मिसालें आपको करवा दूंगा ताकि ये मेथड आपको क्लियर हो जाए। ऑल राइट, तो स्टेप्स क्या हमने सीखे हैं। स्टेप्स ये हैं कि पहला स्टेप ये है कि आप चेक करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स, बल्कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स चेक करेंगे आपकी इक्वेशन के अंदर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं। और उसके लिए आप क्या करते हैं, आप चेक करेंगे ZPZ और क्यू स्क्र Z2 QZ को, कि उसका आपको क्या सोल्यूशन मिल रहा है। अगर वो फाइनाइट मिल रहा है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है, अगर इनफाइनाइट मिल रहा है तो वो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं तो फिर आप फ्रोबेनियस मेथड भी नहीं लगा पाओगे, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। दूसरा ये है कि आप प्लग करेंगे फ्रोबेनियस सीरीज अपनी ODE में। फ्रोबेनियस सीरीज क्या होती है जी, y = z⁻r और an z⁻n, जिससे आपको दो चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा इंडिशियल इक्वेशन, फाइंड इंडिशियल इक्वेशन बाय सेटिंग z = 0 या n = 0 वाली जो टर्म होगी वो आपको इंडिशियल इक्वेशन दे देगी, और उससे आपको क्या मिलेंगे, टू रूट्स। और बेस्ड ऑन टू टू रूट्स, वो या तो आपके टू रूट्स जो हैं वो इंटीजर होंगे, या वो नॉट इंटीजर होंगे, या वो जीरो होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो तीनों केसेस के अंदर वन सॉल्यूशन जो है वो तो आप ले ही सकते हो, और वो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको, फ्रॉम लार्जर रूट्स। दोनों में से जो लार्जर रूट होगा वो पिक कर लेना है आपने। उस रूट को आप प्लग करें वापस अपनी इक्वेशन में। और चौथा ये मेथड है कि आप रेकरेंस रिलेशन फाइंड करें। चौथा स्टेप ये है कि फाइंड रेकरेंस रिलेशन। तो आपने इंडेक्स तो फाइंड कर लिया है, ये वाला इंडेक्स आपने फाइंड कर लिया है। अब आपने ये कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको रिकरेंस रिलेशन चाहिए। ये आम तौर पे n = 2 वाली टर्म से आपको मिलता है, जो एग्जांपल्स ज्यादातर मैंने देखी है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। आपने कोएफिशिएंट से जो पावर्स होती हैं वो सेम करनी होती हैं, और वहां से an और an-1 या इन an+2 और वट एवर उसका रिलेशन निकालना है, विच इज रेकरेंस रिलेशन। और उसमें फिर आप सेट करें A0 एंड A1 एटसेट्रा, ये आपने पिक करने हैं, और उससे फिर आपको बाकी सारे कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे। एंड फाइनली आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज गिवन बाय अगेन z⁻r, यानी प्लग द वैल्यू ऑफ r
और वो सारे कोएफिशिएंट्स जो आपने निकाले हैं इन फ्रोबेनियस सीरीज, वापस फ्रोबेनियस सीरीज में उनको पुट कर दें, और वो फ्रोबेनियस सीरीज फिर आपका सॉल्यूशन होगा। सो दीज आर द स्टेप्स जो कि इस मेथड में इस्तेमाल होते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसकी एक और मिसाल जो है वो किताब के अंदर दी हुई है। आई विल रिकमेंड कि आप उसको देखें, एक दफा करें। उसमें ये है कि दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो इंटीजर आ जाता है। तो वही सारा प्रोसेस है, उसी तरह से जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो सारे लगा के आप सीरीज बनाते हैं। आप उसमें देखेंगे कि उसमें सिर्फ एक सोल्यूशन निकलेगा, दूसरा सोल्यूशन उसमें नहीं निकलेगा। दूसरा सोल्यूशन जो है वो इन्फिनिट हो जाता है। जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है ऑप्शन के अंदर, अगर हमारे पास वक्त होता तो मैं उसको भी रिवाइज कर लेता। तो यहाँ तक आज हमारा सेशन है। अगले सेशन में जो है ना वो मैं इसी को मजीद कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये बात अभी खत्म नहीं हुई। खत्म इसलिए नहीं हुई कि हमने एक सोल्यूशन फाइंड करना सीखा है, तो दूसरा सोल्यूशन कैसे निकालना है। अगर पहले सोल्यूशन फ्रोबेनियस मेथड फेल हो जाता है तो सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। एक सोल्यूशन तो फ्रोबेनियस सीरीज से निकलेगा, लेकिन दूसरा सोल्यूशन गारंटी नहीं है कि निकले या ना निकले।